आप जो है वो उसको जिस तरह से हैंडल करते हैं, वो आपके बच्चे के लिए एक आइडियल सिचुएशन होती है। बच्चा जो है वो बड़ा इंस्पायर होता है आपसे, बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो किस तरीके से अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना मॉर्निंग स्केड्यूल इस तरह से बनाएँ कि जब आप उठें सोकर तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी अता की है, क्योंकि सोकर जब हम उठते हैं तो हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है। तो सुबह उठकर जो है वो सुबह उठने की दुआ पढ़ें और अफ़र्मेशंस अपने आप से, यानी ये देखिए ये भी एक तरीका ऐसा है कि हम जो कहते हैं, हमारी जो सेल्फ टॉक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे पॉज़िटिव और नेगेटिव बिहेवियर के ऊपर। क्योंकि द वे वी ट्रेन आवर ब्रेन, इन द सेम वे आवर ब्रेन वर्क्स। हम जिस तरह अपने दिमाग को जो क्वेरीज हैं, हम अपने दिमाग को जो कोड्स देते हैं, हम अपने दिमाग से जिस तरह बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ा मैटर करती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसी फ्लो में काम करता है, हमारा दिमाग उसी तरह चलता है। तो अगर मेरी सेल्फ टॉक नेगेटिव होगी, तो डेफ़िनेटली मैं अपने दिमाग को एक नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं अपने दिमाग को उसी नेगेटिविटी की तरफ ही ट्रेन कर रही हूँ। इस वजह से पूरा दिन मेरा इसी तरह गुज़रेगा अगर मैं सुबह में नेगेटिव सेल्फ टॉक करके उठूँगी। तो ये अपने आप को ज़रूर रिमाइंडर पे रखें, या अपने जब आप सोकर उठें तो अपनी सामने वाली वॉल पे आप एक तो सुबह उठने की दुआ विद ट्रांसलेशन वो लिख कर पेस्ट करें, बड़ी-बड़ी कैलीग्राफिक उसमें वो पेस्ट कर दें, ताकि आप जैसे ही सुबह उठें तो आपकी नज़र सामने पड़े और आप वो दुआ पढ़ लें। और उसके अलावा आप अफ़र्मेशंस लिखकर वॉल पे पेस्ट कर दें। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि आपने ये पढ़ना है, आपने क्या करना है, तो आप अफ़र्मेशंस लिख कर लगा लें कि सुबह उठकर मैंने ये अफ़र्मेशंस अपने आप से बोलनी है, अपने आप से मैंने बात करनी है कि या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने मुझे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी, और तेरा इतना शुक्र है कि तूने मुझे हिदायत दिखाई हुई है कि मैं मुझे पता है कि सही क्या और गलत क्या है, और मैं उसको डिस्क्रिमिनेट करके अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे तेरी रहनुमाई चाहिए। इस तरह की दुआ करके आप सुबह का आगाज़ करेंगी बिस्तर से उठने से पहले, तो आपकी जब शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, आप भूल जाया करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये प्रैक्टिस बन जाएगी। फिर आप जब अपने बच्चों को उठाने जाएं तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करें बच्चों के साथ भी, उनको उठाएं, और उनको उठाने के बाद उनको मत कहें कि आप ये पढ़ें, बल्कि उनको उठाने के बाद आप लाउडर वॉइस में जो है वो सुबह उठने की दुआ पढ़ें उनके सामने, उसको ट्रांसलेट करें, और फिर ट्रांसलेशन के बाद रिफ्लेक्ट करें और डिस्कस करें थोड़ा-सा। आपका बच्चा बिस्तर पे उठ के बैठा हुआ है, लेकिन वो देख रहा है कि उसकी मदर क्या कर रही हैं। आप उसको नहीं भी कहेंगी तो वो आपको देखा-देखी प्रैक्टिस करेगा, जैसे आप करेंगी, उसी चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा नेक्स्ट डे से। आप लाउडर वॉइस में अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि हमारा आज का दिन जो है वो प्रोडक्टिव हो, और हम कोई अच्छा काम करें, हमारे पिछले दिनों की गलतियों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। रात को सोने से पहले भी आप अपने गुजरे हुए दिन की माफ़ी मांग कर सोएं। अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि हमारा आने वाला दिन जो है वो प्रोडक्टिव हो, और हमसे कोई अच्छा काम ले ले, हमारे ईमान के लिए, हमारे अच्छे काम के लिए आने वाला दिन हमारा प्रोडक्टिव हो। तो ये प्रैक्टिस जो है ना, ये आपके बच्चे को ऑटोमेटिकली ये रियलाइज़ेशन देगी कि हमने ये मॉर्निंग रिचुअल जो है ये कहे बगैर करना है। ये एक रिचुअल की तरह अगर आप बच्चे के सामने करती रहेंगी, तो बच्चा खुद करेगा। और कनेक्शन, अल्लाह ताला का कनेक्शन भी आपने ही बच्चे से करवाना है। अगर आप खुद कनेक्ट नहीं हैं, तो आप कितना भी कोशिश कर लें, आपका बच्चा कनेक्ट नहीं होगा। तो मॉर्निंग में जब आप ये सारी प्रैक्टिस करती हैं, तो फिर आप उस वक़्त अपने बच्चे से बात कर सकती हैं कि हाउ डू यू फील नाउ? अगर आपका मूड कैसा है? अगर बच्चा इरिटेट सा फ़ील कर रहा है, या थकन सी फ़ील कर रहा है, या कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उससे कहें चलो लेट्स गो टू द कॉर्नर एंड इमोशनल कॉर्नर, एंड वी विल डिसाइड कि अभी हम क्या फ़ील कर रहे हैं। आप उसको बताएँ कि मैं तो ये फ़ील कर रही हूँ, आप उसको अपनी फ़ीलिंग का जो कलर है उसको निकाल कर आप अपने नेम टैग के जार में डालें, और अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। ओके, आपने येलो पिक किया, इट मीन्स यू आर फीलिंग हैप्पी। सो दैट्स वंडरफुल कि आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उठ रहे हो और आप हैप्पी फ़ील कर रहे हो। अल्लाह ताला से दुआ करो कि आपका पूरा दिन जो है हैप्पी गुज़रे, और उसके ऊपर हम मज़ीद बहुत सारी और चीज़ें सोच सकते हैं ताकि हमारी हैप्पीनेस ग्रो हो सके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और फिर पूरा ड्यूरिंग द होल डे आपके बच्चे को बड़ा मज़ा आएगा जब एंड ऑफ द डे आप लोग एक छोटी-सी
गैदरिंग में या डिनर टाइम में या आफ्टर डिनर एक क्वालिटी टाइम रखते हैं, और उस क्वालिटी टाइम में सब अपने अपने सब कॉर्नर पे जाएंगे और सब बैठकर अपने अपने जार्स खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि किस किस ने क्या क्या फ़ील किया आज, और फिर डिस्कस करेंगे कि अच्छा, अगर मैंने येलो डाला था तो मैं क्यों हैप्पी फ़ील कर रही थी, मुझे फ्रेश एयर बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे बस दिन बहुत खूबसूरत लग रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुश रहूं, या अगर मुझे गुस्सा आ रहा था तो मुझे पता नहीं कोई चीज़ ट्रिगर कर रही थी, मैंने सोचा नहीं, अब मैं सोचता हूँ आंखें बंद करके कि मैं क्या क्यों ऐसा फील कर रहा था। तो इस तरह की कम्युनिकेशन जब होती रहेगी तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाएंगे। लेकिन ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली काम करेगा। ये 4 दिन की कहानी नहीं है कि आपने 4 दिन प्रैक्टिस की और आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा तो गुस्सा कम ही नहीं कर रहा, वो तो हिटिंग और स्कोल्डिंग उसका बिहेवियर है, और ये वो आंसर बैक भी करता है और फलाना करता है, ये करता है। तो इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है, इस तरह के प्रोसेसेस टाइम लेते हैं। और जब उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लेते हैं जब बच्चे जो है उनकी आदतें मेच्योर हो चुकी होती हैं, पुख्ता हो चुकी होती हैं, और उनको छुड़वाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब बच्चे टीन्स में आ जाते हैं। टीन्स में बच्चों की आदत को छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन छोटे बच्चों की जो हैबिट्स है ना वो बहुत मतलब वो कच्ची होती हैं, कच्ची उम्र होती है उनकी, तो वो भी जल्दी उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं। मगर उसके लिए भी आपको पेशेंस की ज़रूरत है, और बच्चे के टेंट्रम्स को कामली पेशेंटली कैसे आप डील करते हैं ये भी मैटर करती है बात। आप अपने बच्चों के टेंट्रम्स और अपसेटिंग जो इमोशंस होती हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे उनकी इमोशंस को रीडायरेक्ट करते हैं जब वो टेंट्रम्स या मूड्स थ्रो कर रहे होते हैं। आपकी ये इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू टेक थिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, कि आप उसको कैसे उसकी इमोशन को एक्नॉलेज करके उसको गाइडलाइन दे रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, आपके वर्ड्स क्या हैं। क्योंकि कभी कभी हम सही बात गलत अल्फाज का चुनाव करके कर रहे होते हैं, जो बच्चे को जाकर हिट करती है, और बच्चा सही होने के बजाय मज़ीद वो टेंट्रम थ्रो करना शुरू हो जाता है या सैड मूड में चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर आप ज़रूर काम करें, बिफोर हैंड नोट्स मेकिंग करें कि मैंने इस सिचुएशन में अपने बच्चे के साथ किन वर्ड्स का चुनाव करते हुए बात करनी है। जैसे अगर बच्चा गुस्से में कहता है कि आई डोंट वांट टू क्लीन अप, या मुझे ये काम नहीं करना, या मुझे ये कमरा साफ़ नहीं करना, तो आप उससे पूछेंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना यू आर फीलिंग रेड इनसाइड, लेट्स गो पिक अ रेड पॉम पॉम या बीड पिक करो। हम टुगेदर वी कैन पिक इट अप टुगेदर फॉर द जार, और उसके बाद आफ्टर वी डू दैट मे बी वी कैन स्टॉम्प लाइक डायनासोर फॉर 1 मिनट टू लेट द एंगर आउट, या फिर हम पिलो को पंचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें बच्चे को बताएं, बच्चे को ऑप्शंस दें, तभी बच्चे का जो दिमाग है वो रीडायरेक्ट होगा, और उसको आइडिया होगा कि मेरी इमोशन को एक्नॉलेज किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। और उसके बाद जब जो ऑप्शन हम दे रहे हैं, बच्चा उन ऑप्शंस के ऊपर जब सोचेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी उसका माइंड डाइवर्ट होगा और उसका ट्रिगर कम हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपने बच्चे को कामली बता सकते हैं, फीलिंग अ बिट बेटर, वांट टू चूज एन अदर कलर नाउ। तो आप उसको दोबारा वो ऑप्शन दे सकते हैं कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं, या आप जो इमोशनल कॉर्नर है उस पे जो पेंटिंग या स्केचिंग ड्राइंग बुक रखी हुई है, आप उससे कहें कि लेट्स ड्रॉ द मॉन्स्टर ऑफ एंगर, लेट्स ड्रॉ व्हाट डू यू फील। या आप अपने बच्चे को ये कह सकते हैं कि कैन यू टेल मी, कैन यू लेबल योर ऑर्गन दैट वेयर यू आर फीलिंग दिस इमोशन। आप अपने बच्चे को ये ऑप्शन भी दे सकते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपनी बॉडी के किस हिस्से में ये इमोशन फील कर रहे हैं। क्या शोल्डर में आपको लग रहा है कि आपका एंगर शोल्डर पे है, या आपको लग रहा है कि आप का जो एंगर है वो ब्रेन पे है या फोरहेड पे है। इस तरह के ऑप्शंस देने से क्या होगा, बच्चा जो है ना वो सोचेगा चीज़ों के ऊपर, और जब उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो फिर वो आप नहीं भी कहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सोचना शुरू हो जाएगा कि ये मुझे गुस्सा जो है ना ये मैं कहाँ फील कर रहा हूँ, अपनी बॉडी के किस हिस्से में फील कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की जब हम अपने आप को अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करते हैं ना कि हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को यानी कंडीशनलाइज हो जाती है चीज़, के अगर मुझे ट्रिगर मिला और मैंने ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दिया सोचना कि मेरे किस बॉडी ऑर्गन को ये हर्ट कर रहा है, या आई एम फीलिंग समथिंग कि मेरा ये वाला जो ऑर्गन है, मेरा हाथ या मेरा शोल्डर या मेरा पाँव या मेरी टांग या मेरा फेस या मेरा मेरी मेरे फेस का राइट हिस्सा जो है वो
फील कर रहा है, तो जब हम गुस्से के ट्रिगर्स आने पे दूसरी कोई और बात सोच रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वैसे ही ट्रिगर्स कम हो जाते हैं और चीज़ रीडायरेक्ट हो जाती है, थिंकिंग रीडायरेक्ट हो जाती है। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा ये चीज़ें अपनी डेली प्रैक्टिसेस में लेकर आएगा, तो उसे कब ओवरकम करना आएगा, उसे पता चलेगा कि वो कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मगर उसके लिए सबसे पहला काम यही है कि आप कैसे इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। ये दिस इज़ द मेजर पॉइंट, ये मेन पार्ट है सोचने का कि आप अपने मॉर्निंग रूटीन को कैसे हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मॉर्निंग रूटीन में मेडिटेशन का भी आपको बताया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। शायद लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था कि मॉर्निंग में मेडिटेशन ज़रूर करें। इट्स जस्ट लाइक द एनालिसिस कि आप अपने आप को एक मी टाइम दे रहे होते हैं, जिसके अंदर आप सोच रहे होते हैं कि आपने पिछला दिन कैसे गुजारा और आने वाले दिन में आपने क्या चेंजेस ऐसे लेकर आने हैं कि इस बात पे अमल हो सके कि हर आने वाला दिन एक मोमिन की ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आता है। आपकी ज़िंदगी में आपका आने वाला दिन कौन सी बेहतरी लेकर आ रहा है, उसको आपको सोचना चाहिए। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसके लिए मैंने बेहतरीन टेक्निक बताई है कि आप नोटबुक हर वक्त ऐसी जगह पे रखें जहाँ आपकी पहुँच में हो, और आपको जैसे ही गुस्सा है आप नोटबुक उठाकर उसमें जो दिमाग में, जहन में, मुंह में जो कुछ आ रहा है सब लिख लें, और वो लिखने के बाद उसको फाड़ कर फेंक दें ताकि कोई पढ़ ना सके। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है, बच्चा कहता है कि मेरा फ्रेंड जो है वो मुझे खेलने नहीं दे रहा, तो आप अपने बच्चे को हक करें और उसको बताएं कि ये इट साउंड्स रियली हार्ड, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या फील कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक, आप कौन सा कलर चूज करोगे, व्हाट डू यू वांट टू ऐड, विच कलर यू वांट टू ऐड इन योर जार, फीलिंग जार। तो वो बच्चा जो है वो ब्लू फील, अगर वो सैड फील कर रहा है तो वो ब्लू डालेगा, और फिर आप उससे कहेंगे अच्छा ओके, आई गॉट इट दैट यू आर फीलिंग सैड, वुड यू लाइक टू टेल मी मोर, अगर आप मुझसे और शेयर करना चाहो, और शुड वी ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट। तो बच्चा जो है उसकी सैडनेस का भी जो है ना, वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड नहीं होगा और वो बहुत जल्दी उसको कोप अप करने की कोशिश करेगा। इसी तरह आप रिवॉर्ड सिस्टम और गोल सिस्टम भी रख सकते हैं, जैसे जब पॉजिटिव जो फीलिंग जार है वो बच्चे का भर जाता है या ज़्यादा कलर्स हो जाते हैं, या फिर आप एंड ऑफ द वीक का टारगेट रख सकते हैं या एंड ऑफ द मंथ का टारगेट रख सकते हैं, उसमें आप बच्चों के लिए रिवॉर्ड्स रख सकते हैं, कोई ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं, कोई ट्रीट रख सकते हैं, बच्चे की कोई विश लिस्ट है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के साथ मिलके आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चे को इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं, बोर नहीं होने देती कि अच्छा ठीक है, इमोशंस है ना, बस ठीक है कर लेंगे। हम बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली, मगर उनको अ, उनके साथ बैठकर कम्युनिकेट नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। अगर बिलीव मी, अगर आप कॉर्नर बना भी देंगे, लेकिन अगर आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उसके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, घर में प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे इमोशनल कॉर्नर को, तो आपका बच्चा बहुत जल्द बोर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को चीज़ें नहीं चाहिए, बच्चे को आप चाहिए। बच्चे को एक अच्छा लिसनर चाहिए, बच्चे को एक अच्छा बात करने वाला चाहिए। बच्चा किसी से अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है, अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, जो वो सीख रहा है, जो वो देख रहा है, जो वो एनालाइज कर रहा है, वो हर चीज़ का हर क्वेश्चन का आंसर चाहता है। तो आप इसको अगर बहुत प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आपको कम्युनिकेट रेगुलर बेसिस पे करना होगा। इसको आप जो है बच्चे के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम के तौर पे ले सकते हैं, वीकली और मंथली। बाकी ये है कि अगर आप बच्चे को प्रेज़ भी करें, लेकिन देखिए हर चीज़ को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। एक थिन लाइन है जो हम क्रॉस कर जाते हैं अक्सर, बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के चक्कर में हम अपने बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि बच्चा जो है वो थिन लाइन क्रॉस कर जाता है, और हम समझते रहते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंट है हमारा, मगर वो ओवर कॉन्फिडेंस पे चला जाता है, और फिर ओवर कॉन्फिडेंस के कितने नुकसानात होते हैं यहाँ हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को उसकी लिमिट्स, उसकी बाउंड्रीज़ बताई जाएँ। बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे को जो है वो स्पॉइल कर दें। ये हरगिज़ इसका मैं बार-बार ये कहती हूँ कि बच्चे को डाँटने के बजाय अपनी वॉइस को स्लो रखें, पोलाइट रखें, बच्चे को हग्स करें, बच्चे को फिज़िकल टच दें, बच्चे को एम्पैथी और वार्म्थ के साथ जो है वो सॉफ्टनेस के साथ
डील करने की कोशिश करें, बट इट डज़न्ट मीन कि आप बच्चे को स्पॉइल ही कर दें। आपने हर चीज़ को बैलेंस में रख के चलना है। आपने डेली बेसिस पे आपको पता होना चाहिए आपने बच्चे को आज हग किया है या नहीं। अपने बच्चे को आपने उसके साथ बैठकर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके उसके साथ बात की है कि नहीं, उसको क्वालिटी टाइम दिया है कि नहीं, उसको एप्रिशिएट किया है कि नहीं। मगर हर चीज़ का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह कि आप अपने बच्चे की जब भी तारीफ़ करते हैं, आप उसकी तारीफ़ ये कहकर मत करें कि आप तो बहुत प्यारे बेटे हो मेरे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड दिस एंड दैट। आप उसको कहें कि आपको पता है आपने ये काम जो किया है ना, इसने मेरा जो है ना वो सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया कि आप इतने छोटे हो और आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो माशाल्लाह। मगर आपको पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर कैसे आई है? ये टैलेंट आपको अल्लाह ताला ने दिया है। आपके अंदर यू आर लविंग, यू आर केयरिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल। बट आपको पता है ये आप कैसे बने? ये अल्लाह ताला की तरफ से आप बने। अल्लाह ताला की जो है ना आपके ऊपर बहुत मेहरबानी है, क्योंकि आप एक ओबीडिएंट बच्चे हैं, आप एक एहसास करने वाले बच्चे हैं। और ये एहसास आपको पता है कहाँ से आता है? जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तो ये बच्चे को आपने रिमाइंड इनडायरेक्टली आप बच्चे के अंदर बहुत सी चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं अपने अल्फाज के चुनाव के ज़रिए कि आप अच्छे हैं, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, मगर ये बात याद रखें कि जो टैलेंट आपके पास है वो अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला दे दे सकता है तो वो वापस ले भी सकता है। तो आपने इसका शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना टैलेंट दिया। आपने इस टैलेंट को उसके बंदों की खिदमत में यूटिलाइज़ करना है, उनको फैसिलिटेट करना है। आपने मज़ीद बेहतरी के काम करने में इनको इन्वेस्ट करना है, इनको वेस्ट नहीं करना। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों का मोराल भी हाई करती हैं और वो एरोगेंस की तरफ भी नहीं जाते, वो बैलेंस में रहते हैं। उनका डोपामाइन हाई करके हम छोड़ देते हैं और वो कहीं न कहीं हवा में मुअल्लक़ रहते हैं और उसके बाद फिर वो खुद ही कंक्लूजन्स निकाल के वो अपनी तारीफ़ें लेता रहता है और फिर वो सेल्फ सेंटर्ड बन जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो थिन लाइन है इसको क्रॉस ना करें। ये ज़रूर याद रखें कि आपने अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है, मगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाना। बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि मैं खाक से उठा हूँ और मुझे खाक में ही जाना है। बच्चे को ऊपर देखना सिखाएं, इसलिए नहीं कि लोगों के साथ वो अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करे, बल्कि इसलिए कि ऊपर देखे ताकि उसको पता हो कि मैंने अपने टारगेट्स को अचीव कैसे करना है। इस मकसद के लिए वो आसमान को देखे कि अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए मैंने जो है ना वो आसमान से लेसन लेना है, आसमान को रिफ्लेक्ट करना है। मैंने जो है वो ऊंचाई पे जाने के लिए मुझे हम्बल रहना पड़ेगा, मुझे नीचे देखकर चलना पड़ेगा। और नीचे क्या देखूंगा मैं? अगर मैंने अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करना है तो मैं नीचे देख कर चलूँ। मुझे पता हो कि मेरे पास क्या ब्लेसिंग्स हैं और जो दूसरे लोग हैं उनके पास वो ब्लेसिंग्स नहीं हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा है, ताकि उसको याद रहे कि उसकी असल औकात क्या है, मेरी असल औकात क्या है एक इंसान की, कि वो मिट्टी से उठा है, मिट्टी में जाना है, हमारा आखिरी घर कब्र है। ये हमारे बच्चे को मालूम होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस भी दें, मगर उसको डाउन टू अर्थ रहना भी सिखाएं। उसके अंदर आजिज़ी भी पैदा करें, हम्बलनेस भी पैदा करें। जब तक हम अपने उसके सामने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको नहीं पता होगा कि उसके पास इतनी नेमतें हैं, उनका वो क्या करे। ये आपने उसको सिखाना है अपने रोल मॉडल से, अपनी प्रैक्टिसेस से, कि उसको कैसे अल्लाह ताला के सामने ग्रेटफुलनेस शो करनी है और ग्रैटिट्यूड रखना है हर वक्त। इसी तरह बच्चे इमोशनल नोट्स बना सकते हैं, फीलिंग्स राइट कर सकते हैं और उनको फोल्ड करके डाल सकते हैं, स्टिकर्स हैं। बहुत आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टोरी टाइम कनेक्शन के अंदर आप शाम में जब आप लोग अपना इसके ऊपर बात करेंगे, इमोशनल कॉर्नर के ऊपर या कोई भी क्वालिटी टाइम में बैठे हुए, तो आप बच्चे को बता पूछें बच्चे से कि अच्छा ये स्टोरी मैं आपको सुनाने लगी हूँ। ज़रूर सोचना कि इसमें आपकी कौन कौन सी आज इमोशंस आपने फील की, जो जिनको आप इस स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हो। सो देर आर मल्टीपल एक्टिविटीज़ विच वी कैन डू विद आवर किड्स। हम अपने बच्चों के साथ मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर हम चाहें तो ये ज़रूर जहन में रखें कि प्रोडक्टिविटी उसी वक्त आती है जब रोज़ सुबह उठकर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये सोचें कि आज मैंने अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना कैसे है। जज़ाकल्लाह खैर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जिसका भी कोई क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मैंने ये पूछना है कि जैसे मेरा बेटा है वो हर चीज को बहुत ज्यादा फील करता है क्या और फील फिर करता वो है? उस इमोशन हर चीज को बहुत ज्यादा फील करता है। लाइक कोई भी सिचुएशन है उसको बहुत ज्यादा फील करेगा, चीजों के बारे में सोचेगा। 6 इयर्स उसकी एज है और वो फिर उसी इमोशन के अंदर बहुत देर तक रहेगा। लाइक अगर कभी उसको डांट दिया है तो वो उसको मतलब कोई 5 6 7 घंटे या पूरा दिन उसी फीलिंग में रहेगा कि मुझे डांटा गया। या कोई और इमोशन है तो वो उसी इमोशन के अंदर एक लंबे अरसा तक रहता है। तो इस चीज को कैसे जो है वो ठीक किया जाए? कितने साल का है आपका बच्चा? 6 इयर्स। पहली बात तो ये मुझे बताएं कि डांटा क्यों जाता है उस बच्चे को, किस बात पे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो वो अच्छा बच्चा है, लेकिन जैसे कि सम टाइम मैं उसको सुपारा पढ़ा रही हूँ वो पढ़ नहीं रहा, या मैंने उसको वो काफी देर से वो एक ही चीज करवा रही है तो डांट दिया है, तो उस चीज के अंदर रहना कि आपने मुझे डांटा है या आपने मुझे हल्का सा मारा है, तो वो उस इमोशन के अंदर एक लंबे अरसे तक रहेगा। देखें, पहली बात तो ये है कि दिस इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड कि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ा तो आप उसको डांटेंगे या मारेंगे। पहली चीज़ आप ये जहन में रखें, क्योंकि देखें जी जब मैम। ये उसमें आपका बच्चा सिर्फ अभी 6 साल का है, इसमें उसकी अपनी विल नहीं है कि वो नहीं पढ़ना चाह रहा, या आपने देखना है कि उसका दिमाग कहीं किसी चीज़ में लगा हुआ है, या वो आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन है जो बच्चे का माइंड डाइवर्ट कर रही है, इसलिए वो याद नहीं कर पा रहा चीज़। आपको उसको फिगर आउट करना पड़ेगा, अनलेस इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उस बच्चे को डांट रही हैं या मार रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है जी कि जी। जब डांटती हैं तो डांटने के बाद आप क्या क्या करती हैं फिर? मैं मतलब थोड़ी देर तो उसको कुछ भी नहीं कहती, लेकिन ये कि बाद में जैसे उसको हक करना। देखिए, डांटना जो है ना सोल्यूशन नहीं है, वो मज़ीद हमारे जो है ना काम बिगाड़ देता है। तो डांटने के बजाय आप उससे पूछें कि उससे बात करें बच्चे से। अगर आपका बच्चा कॉन्फिडेंट है और आप बच्चे को बार बार छोटी छोटी बातों पे ह्यूमिलिएट नहीं करती, क्योंकि देखें हमारे बच्चे शाइनेस में और हेजिटेशन में चले जाते हैं जब उनको बार बार टोका जाता है, जब उनको बार बार जो है ना वो गलत किस्म के जुमले उनसे कहे जाते हैं कि तुम क्या छोटे से मुन्ने बने हुए हो, और तुम बी लाइक अ सेंसिबल बॉय, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जाती हैं जो बच्चा जिसकी वजह से वो शेमिंग मतलब एक शेमिंग का जो है ना वो सामना करना पड़ता है इस बच्चे को, और वो फिर अपनी ज़ात में ही मुकीद हो जाता है और वो नहीं बात करता फिर अपने पेरेंट्स से भी। ये बात याद रखिएगा। जब आप कॉन्फिडेंटली बच्चे के साथ बात करते हैं, आप इम्पोज नहीं करते, अपनी चीज़ों को थोपते नहीं हैं बच्चों के ऊपर, बल्कि बच्चों को एज अ फ्रेंड बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आखिर अभी आप पढ़ नहीं रहे, या आपका ध्यान नहीं लग रहा, या आप याद नहीं कर पा रहे, तो आप क्या फील कर रहे हो? मुझे आई कैन सी कि आपकी अटेंशन थोड़ी इधर उधर है, तो आप मुझे बताओ कि आप अभी क्या फील कर रहे हो? आपको अभी अभी हम थोड़ा सा पढ़ लें, या हम थोड़ा सा 2-3 मिनट की चिट चैट कर लेते हैं, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, फिर हम पढ़ लें दोबारा से। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के साथ प्लेफुल होकर उसको पढ़ाया जाए, क्योंकि जब हम इम्पोज करने की कोशिश करते हैं ना, चीज़ों को थोपने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा जो है ना वो अनसिक्योर फील करता है, ये याद रखिएगा। आप जब डांटेंगी आपका बच्चा आपको जवाब नहीं देगा, ना आपको आपकी बात का जवाब देगा, और ना ही वो आपको वो काम करके दिखाएगा जो आप करवाना चाह रही हैं, क्योंकि आपका बच्चा आपकी मौजूदगी में अपने आप को अनसेफ फील करना शुरू हो गया है। यानी वो जब बच्चे देखिए हमारे हमारे बच्चों के और हमारे अपने ब्रेन सेल्स जो होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, जब उनको डांटा जाता है या मारा जाता है तो वो फ्लाइट या फाइट मोड में चले जाते हैं। उनको वो जब कोई खतरा फील करते हैं ना, तब ऐसा होता है। और जब वो फाइट या फ्लाइट फील करते हैं तो क्या होता है कि ब्रेन काम करना छोड़ देता है। उसके बाद फिर बच्चे से आप कुछ भी करवा लें वो नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा, वो डांट खाता रहेगा, वो रोता रहेगा, या वो खामोश हो जाएगा, लेकिन वो आपका वो काम नहीं करेगा जो आप चाहती हैं। ये बात याद रखें। उस चक्कर में क्या होता है, हमारा हम कहते हैं जल्दी कर लो जल्दी कर लो, उस चक्कर में हमारा डबल ट्रिपल टाइम जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। उसके बजाय हम अपने टेंट्रम को कंट्रोल करें। हमें गुस्सा भी आ रहा है, हमें हम इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, मगर हमने अपने बच्चे को डांटना किसी भी सूरत नहीं है। जब मैं अपने बच्चे को एक सेफ एरिया दूंगी
एक सेफ एनवायरनमेंट दूँगी, तो मेरा बच्चा मेरी बात को बड़े गौर से सुनेगा और शेयर भी करेगा और बताएगा भी। ये बात याद रखें। जब बच्चे को ये एहसास होगा कि मेरी मम्मा मुझे कुछ भी नहीं कहेंगी अगर मैं गलत भी पढ़ूँगा, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर चीज़ों को इंटरेस्ट से, अटेंशन के साथ करेगा। लेकिन शर्त यही है कि आप उसका मूड देखें, उससे पूछें, उससे बात करें इन अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बीइंग अ फ्रेंड, कि अरे बेटा आप मुझे आई एम फीलिंग दैट आपका माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट हुआ हुआ है। कोई बात नहीं, कभी-कभी हो जाता है, आप मुझे बताएँ। उसको जो है ना उसको कम्फर्ट ज़ोन दें, ताकि वो आपसे अपने दिल की बात शेयर कर सके। उसे बताएँ कि इट्स ओके अगर आप ये फ़ील नहीं कर रहे, आपका दिल अभी नहीं चाह रहा याद करने का तो मुझे बताओ, हम थोड़ी देर में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। मुझे मुझे फ़ील हो रहा है। फिर आप उसको बताएँ कि कभी-कभी देखें हम इंसान ऐसे ही होते हैं, कभी-कभी हमारा भी मेरा भी ऐसा होता है, मेरा काम होता है लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा होता। तो मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ या मैं थोड़ा-सा प्ले कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं कहती हूँ चलो अब काम करना है हमने। तो आप जब बच्चे को कंफर्ट ज़ोन देंगी, बच्चे को सेफ फ़ील होगा कि मैं कुछ भी कहूँगा तो मेरी मम्मा ने मुझे आगे से जो है ना वो टॉन्ट नहीं करना या कोई गलत जुमला नहीं बोलना या मम्मा ने जो है मुझे जो है ना वो मारना नहीं है या डाँटना नहीं है। तो आपका बच्चा बिला झिझक आपसे शेयर करेगा कि मम्मा आई एम नॉट फीलिंग राइट नाउ, मेरा दिमाग जो है ना उसमें ये वाला क्वेश्चन चल रहा है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को फिगर आउट कर लेते हैं। तो आप बोले हाँ ठीक है, व्हाई नॉट, श्योर। आप जब ये उसको फ्री हैंड देंगी, उसको कंफर्ट ज़ोन देंगी, आप देखेंगी कि उसके अंदर पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगे और वो आपको उसकी याद करने की जो रफ़्तार है वो पहले से बढ़ जाएगी। ये बात याद रखें। तो आपने अपने बच्चे को वो सेफ ज़ोन प्रोवाइड करना है, जिसमें उसको ये फीलिंग ना हो कि मैंने ज़रा-सा कुछ कर दिया तो मेरी तो शामत है भई। मुझे डाँट पड़ जाएगी या मुझे मार पड़ जाएगी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट निदा। जी मैम, मुझे अच्छे से समझ आया है। थैंक यू मैम। यू आर मैम वेलकम। एक और बात है, ये जो बच्चे बहुत ज्यादा ये गेम्स के शौकीन होते जा रहे हैं, तो ये चीजें कैसे खत्म की जाए? किसके शौकीन? गेम्स के। अच्छा, इसका मैं आपको जवाब देती हूँ अभी। नौशीन आपने हैंड रेज़ किया जी। हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस मैंने ये पूछना है कि होम स्कूलिंग में जो हम ऑनलाइन लेते हैं, हेल्प लेते हैं किसी अदारे की, तो उसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं? कौन से अदारे में हमें जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, अगर बड़ा बच्चा है मतलब फ्री क्लास में हम उसको उठा रहे हैं अभी स्कूल से, तो आगे इसको कैसे लेके चलें? बच्चे की उम्र क्या है? 10 साल। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आजकल मुझे पता है होम स्कूल जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन स्कूल्स खुल गए हैं। आप ऑनलाइन फुल स्कूल की बात कर रही हैं या ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रही हैं, जो सेपरेटली 1 या 2 क्लासेस डेली बच्चों की होती हैं, मेजर सब्जेक्ट्स की? अभी मुझे इसका तो ये नहीं पता। मैं बस अभी स्टार्ट लेना है मैंने, तो इसी सोच में पड़ी हुई हूँ कि ये भी मशवरा दे दें कि ऑनलाइन क्लासेस है बेहतर या फिर ऑनलाइन स्कूल बेहतर है। आपका बच्चा जो है वो अभी स्कूल जा रहा है? हाँ जी, स्कूल अभी मैंने हटा लिया उसे, और अब आगे मैं ये प्लान कर रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ इसके बारे में। पहले तो आप ये मैंने आपको मेरे पिछले सेशन अगर आपने सुने हो तो मैंने होम स्कूलिंग जो पेरेंट्स स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, पहले तो आप ये बैठकर अपना पर्पस क्लियर करें कि आपने अपने बच्चों को होम स्कूल करवाना क्यों है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस मिसकंसेप्शन को जान सकें, जो मिसकंसेप्शन अब फैल चुकी है होम स्कूलिंग को लेकर। होम स्कूलिंग बेसिकली जो है ना वो अल्लाह ताला ने जो बच्चे को फितरा पे पैदा किया है, उसी फितरा के ऊपर बच्चे को घर में रेज़ करने को होम स्कूलिंग कहते हैं। अगर हम बीइंग अ मुस्लिम पेरेंट बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने होम स्कूलिंग का मतलब ये ले लिया है कि अगर स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारी फ़ीसें भी ज़ाया हो रही हैं और हमारे बच्चे भी ख़राब हो रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हम इज़्ज़त के साथ बच्चे को घर पे बिठा लें और फिर हम ऑनलाइन स्कूल का बंदोबस्त कर लें या हम बच्चे को वही ट्रेडिशनल एजुकेशन दें जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसका वही रूटीन हो, सुबह सवेरे गधों की तरह जो है वो जैसे बड़े-बड़े बैग लेकर टेबल पे बैठ जाना या अपनी राइटिंग टेबल पे बैठकर सुबह से जो क्लासेस शुरू करना तो फिर 1-2 बजे तक पढ़ते रहना। उसके बाद फिर जो है वो वही खाना-वाना खाना, फिर कोई सिपारा वगैरह पढ़ना या कुछ। देखें,
एक बात याद रखिएगा कि होम स्कूलिंग का मतलब ये है कि माँ को पढ़ना पड़ेगा। होम स्कूलिंग का मतलब ये है कि बीइंग अ मदर आपने अपने बच्चे की जो है ना वो परवरिश और तरबियत में पहला किरदार अदा करना है। उसके बाद बाकी की क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन इदारे आते हैं, ये बात याद रखें। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप अपने बच्चे को कितने ही इदारों में करवा लें, आप फिजिकल करवाएं या ऑनलाइन करवाएं, कोई फ़र्क नहीं होगा। मैं आपको ये बता रही हूँ, आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, मगर आपका बच्चा वो नहीं सीख सकेगा जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाने का हुक्म दिया है अपने बच्चे को। आपने अपने बच्चे को फितरा के ऊपर रेस करना है। अगर आपका पर्पज़ ये है कि आपने अपने बच्चे को इदारों से पढ़ाकर उसको डिग्री दिलवानी है या उसको बिज़नेस करवाना है, तो फिर आप जो है ना वो आपको कहीं भी कोई भी प्रोफ़ेशनल हेल्प मिल जाएगी। लेकिन आपके बच्चे को फिर अनफॉर्च्युनेटली गॉड फ़ॉरबिड प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी आफ्टर बिकमिंग करियर ओरिएंटेड पर्सन। क्या प्रोफ़ेशनल हेल्प? कि उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा, उसके अंदर एम्पैथी नहीं होगी। वो डॉक्टर तो बन जाएगा लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि इंसानियत का एहसास कैसे किया जाता है। उसके अंदर लाइफ स्किल्स नहीं होंगे, शादी कर लेगा तो सारे काम अपनी बीवी से करवाएगा। उसका पर्पस क्लियर नहीं होगा कि इस्लाम दीन तो कहता है कि मर्द हो या औरत सब ने काम करना है। बीवी नौकर तो नहीं होती कि बीवी से काम करवाया जाए। ये एक मैं आपको ग्लिम्स दे रही हूँ, एक हाईलाइट दे रही हूँ कि आपने अपने बच्चे को एक इंसान का बच्चा बनाना है, अल्लाह का मोमिन बनाना है, तो आप इदारों के बारे में सोचना छोड़ दें। अल्लाह ताला खुद आपके सामने ऐसी ऐसी क्लासेस और ऐसे ऐसे इदारे ले आएंगे कि आप दंग रह जाएंगी कि मेरे ढूंढे बगैर मुझे ये रिसोर्सेज कैसे मिल गए। आप वो चीज़ ढूंढें जिससे आपका बच्चा अल्लाह का मोमिन बन सकता है, जो जिससे आपके बच्चे को अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करने में आसानी मिल सकती है। आप वो रास्ता तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना होता वही है। अल्लाह ताला कहता है जैसा गुमान रखोगे वैसा ही पाओगे। तो आप जो गुमान रखेंगी, अगर आप अपने बच्चे को करियर ओरिएंटेड पर्सन बनाना चाहती हैं, दुनिया के पीछे भागना सिखाना चाहती हैं, तो आप में और उस ट्रेडिशनल स्कूल में कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो भी रैट रेस में ही भागना बच्चों को सिखा रहे हैं। तरबियत कुछ नहीं होती बच्चों की, सिर्फ बच्चों को के दिमाग में ये डाला जाता है कि पैसा कमाना है। क्योंकि अब होम स्कूलिंग कम्युनिटीज़ भी यही कर रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स थिंक कि होम स्कूलिंग का मतलब ही यही है कि हमारे बच्चे छोटी छोटी उम्रों में एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो उसकी डिग्री ले लें, एंटरप्रेन्योर बन जाएं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स कर करके, ये सारी चीज़ें कर करके कुछ ऐसा बिजनेस इस्टेब्लिश कर लें छोटे लेवल पर ही। और बड़े प्राउड से हर कोई बता रहा होता है और बन भी रहे हैं लोग। डिजिटल मार्केटिंग हो गई या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई या एप्स मेकिंग हो गई। आप देखें कितने छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो डॉलर्स कमा रहे हैं, डॉलर्स आप खुद भी देखती होंगी टीवी पर। लेकिन हमने अपने बच्चों को डॉलर्स की दौड़ दौड़ में लगा दिया है। ये एक बात याद रखिएगा, जो डॉलर्स आपके नसीब के हैं वो आपके बच्चे को मिल के रहेंगे, लेकिन उसका पर्पस अगर क्लियर नहीं है तो वो पैसे के पीछे ही भागता रहेगा और दुनिया के पीछे, और दुनिया आगे आगे भागेगी। रिस्क का मामला बहुत क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। आपका और मेरा रिस्क अल्लाह ने लिख दिया है। जो रिस्क मुझे मिलना है वो मुझे मिल के रहेगा और जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला कहता है दीन के रास्ते में खुद भी चलो और अपने बच्चों को भी रेस करो। जब हम दीन के रास्ते में चलते हैं ना, तो दुनिया अल्लाह ताला खुद ही हमारे लिए आसान कर देते हैं और दुनिया पीछे पीछे आती है, पैसा पीछे पीछे आता है। ये बात याद रखिएगा। इसलिए अपने बच्चों के सामने ये कभी भी मत ये एग्जाम्पल रखें कि आपने कमाना है, आपने पढ़ लिख के कमाना है। ये बच्चे को खुद ही पता चल जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा आपको देखेगा कि आपकी मोहब्बत कितनी है दौलत से, पैसे से। आप कितना पैसा कमाने की दौड़ धूप में लगे हुए हैं। आप देखें ना, जिनके पेरेंट्स, जिनके फादर्स बाहर जॉब्स कर रहे हैं, कमाने गए हुए हैं, दुबई, कनाडा, शारजाह, और पाकिस्तान में उनकी बीवियां रह रही हैं और बच्चे रह रहे हैं, उनके बच्चों के लिए क्या रोल मॉडल होगा? आप सोचें कि कमाने के लिए आप बीवी बच्चों को भी छोड़कर जा सकते हैं, तो वो दुनिया में किसी को भी छोड़ने के लिए वो रेडी हो गया है। आपका बच्चा वो जिंदगी में आपको भी छोड़कर जा सकता है आसानी के साथ, क्योंकि आपने उसको एक मैसेज कन्वे कर दिया है कि जब मुझे पैसा कमाना हो तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ, अपने किसी भी रिश्तेदार को छोड़ के। रिश्ते अहमियत नहीं रखते, पैसा अहमियत रखता है। ये इस एग्जाम्पल से बच्चा जो है वो लेसन ले रहा है। आप ये इमेजिन कर लें, कितनी हॉरिबल बात है।
तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप सोचें कि आपका पर्पस क्या है। जब पर्पस क्लियर होगा, तो ही आप अपने बच्चों के साथ बैठकर उस पर्पस के ऊपर बात कर सकेंगी। आपके बच्चे को पता होगा कि अगर मैं होम स्कूलिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या वजह है? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आपका बच्चा 10 साल का है, इस वक़्त आप ये देखें कि आपके बच्चे को 10 साल की उम्र तक कौन-कौन सी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। आपका बच्चा स्कूल जा के कहीं डम तो नहीं हो गया है? वो कितनी बातें करता है आपसे, कायनात के कितने सवाल करता है। जब आप बाहर निकलती हैं तो वो आसमान के ऊपर देखते हुए सूरज के बारे में, बादलों के बारे में, पौधों के बारे में, फितरत के बारे में कितने सवाल करता है आपसे? नहीं करता? इसका मतलब आपको इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि स्कूल ने उसका दिमाग लॉक कर दिया है। अल्लाह ताला ने आपके बच्चे को इमेजिनेटिव स्किल्स दिए थे, क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स दिए थे, वो स्कूल जाके लॉक हो गए। अब आपने उसको अनलॉक करना है। अगले 2 साल अगर आप अपने बच्चे को, बिलीव मी, अगर आपका बच्चा कहीं से भी नहीं पढ़ेगा ना अगले 2 साल, 12 साल की उम्र तक का टारगेट रखें कि आपके बच्चे को आप अपने बच्चे को अरेबिक सिखाएँगी। उसके लिए आपने सीखनी है अरेबिक। ये बात याद रखिएगा कि माँ को जो आएगा ना, बच्चे को भी वही आएगा। आज के बच्चे आपके मेरे जैसे बचपन वाले बच्चे नहीं हैं, जो जाहिल पेरेंट्स, अगर जाहिल मसलन अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे भी हैं, तो भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाने में कोई रोल प्ले नहीं किया, तो बच्चों ने पढ़ लिया। हमारा और आपका ज़माना डिफरेंट था, फितनों का ज़माना नहीं था, हमारी परवरिश डिफरेंट तरीके से हुई है, मगर आज की दौर में हमें पता चल चुका है कि राइट पेरेंटिंग क्या होती है। हम बच्चे को 2-2 थप्पड़ लगा के या 2-2 गालियाँ सुना के या डाँट-डपट करके नहीं पढ़ा सकते। हाँ, उसको जानवर ज़रूर बना सकते हैं। और आज के दौर में अगर मुझे पता चल गया है कि दीन का असल मतलब क्या है, फिर भी मैं अपने बच्चे को करियर ओरिएंटेड ही बनाना चाहती हूँ, तो मेरे मतलब पहले वाले पेरेंट्स को तो खबर ही नहीं थी ना, वो तो बेखबर थे। तो मुझसे ज़्यादा सवाल होगा इस बात का कि मुझे खबर हो गई थी, फिर भी मैंने इस पे काम क्यों नहीं किया। तो ये बात ज़रूर याद रखें कि आपका बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा उसको उसके स्किल्स एनहांस करने पे काम करें। उसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ करें घर पे, उससे क्वेश्चंस करें। और ये सब करने के लिए आपको अपने आप को एजुकेशन देनी पड़ेगी, आपको अवेयरनेस हासिल करनी पड़ेगी, आपको रातों को उठ-उठ के सोचना पड़ेगा कि मैं अपने अंदर कैसे अपने आप को ग्रूम करूँ कि मेरा बच्चा मुझसे जो है ना, मेरी एग्ज़ाम्पल देख के सीखने की कोशिश करे। क्योंकि जो काम आप करेंगी, आपका बच्चा भी वही करने की कोशिश करेगा और उसका दिल भी करेगा कि वो करे। और वो हर कदम पे चाहेगा कि वो मेरी मम्मा जो है मेरे साथ बैठ के पढ़ें। ये बात याद रखिएगा। तो आप अरबिक सिखाने, उसको लैंग्वेज के ऊपर रेस करें, कुरान से जोड़ने की कोशिश करें, अल्लाह ताला की बातें करें, उठते-बैठते ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, खाना खा रही हैं तो बताएँ उसको कि बताएँ, कहकर नहीं बताएँ, उसको दिखाएँ। उसके सामने खाना खाते हुए अल्लाह ताला से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इतना मज़ेदार खाना आपको अता किया है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं और बासी रोटी रोड के किनारे से उठाकर पानी में भिगो के खा रहे हैं। उनको तो साफ खाना भी मैसर नहीं है। अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे लेकर जाएँ, जहाँ उनको एक्सपोज़र मिले कि दुनिया में ऐसे-ऐसे लोग पड़े हुए हैं और मैं अपने इतनी सारी नेमतों के बावजूद इतना नाशुक्रापन करता हूँ कभी-कभी। मैं गुस्सा कर जाता हूँ, मम्मा से कहता हूँ मुझे आपने ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया। आपने अपने बच्चे को इंसान का बच्चा अगर बनाना है, तो पहले उसके देखना शुरू करें कि एनालाइज़ करना शुरू करें कि 10 साल का आपका बच्चा, स्कूल से निकाला है आपने उसको, उसके अंदर क्या-क्या फ्लॉज़ और वीकनेसेस रह गई हैं, जिनके ऊपर आपने उसे रेज़ करना था, मगर आपको ये बात पहले नहीं पता थी। अब पता चल गई है, तो अब आप कैसे काम शुरू कर सकती हैं इसके ऊपर। अल्लाह ताला, आप यकीन माने, आप जब डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगी, अल्लाह ताला खुद आपको रास्ते दिखाएँगे। इसके अलावा अगर रही बात इदारों की, तो मल्टीपल ऑनलाइन स्कूल्स खुल चुके हैं, मगर अगर आप इस तरीके से जो मैंने आपको अभी बताया है, आप विलिंग होंगी कि आपने अपने बच्चे को इस तरीके से रेस करना है, तो आपके बच्चे के लिए सिर्फ मैथ्स की ऑनलाइन क्लास बेटर रहेगी। आप अपने बच्चे को मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में एडमिशन करवा सकती हैं। 12-13 साल की उम्र तक बाकी के सब्जेक्ट्स आप बच्चे को घर पर पढ़ाएं।
घर पर मीन्स के आप अपने बच्चे के सुबह का टाइम रूटीन सेट करें। जैसे मॉर्निंग में उठकर आप अपने बच्चे के साथ वॉक करें, मेडिटेशन करें, उसके साथ एक आयत बैठकर पॉन्डर करें, मगर ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। उस चीज़ को इतना इंटरेस्टिंग बना दें, इतना फन लविंग बना दें कि बच्चा खुद शौक से बैठे। बच्चों को माँ-बाप बच्चों को जो है ना गुड लिसनर चाहिए होते हैं कि हमसे कोई बात करने वाला हो। जब बच्चे देखेंगे कि हमारी मम्मा हमें इतना टाइम दे रही हैं, तो वो ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएँगे। बच्चों को होम चोर्स की ज़िम्मेदारियाँ दें। उनको बताएँ कि वो भी घर के पार्ट हैं, उनसे घर के डिसीजंस के अंदर उनसे ओपिनियन लें। बेटा आज मैं सोच रही हूँ कि ये बना लेते हैं, आप बताओ हम क्या बनाएँ? अब आपने अपने छोटे बेटे से पूछ लिया, तो उससे बड़ा बोल रहा है कि आप मुझसे तो पूछती ही नहीं हैं। तो आप कहें कोई बात नहीं, कल आप आपकी मर्ज़ी का खाना पक जाएगा। तीसरा तीसरा बच्चा कहेगा मैं क्या करूँ, आपने तो मुझसे भी नहीं पूछा। तो आप कहें परसों आपकी मर्ज़ी से हम खाना बना लेंगे। फिर कहीं जाने का है मैटर, 2-3 जगह डिसाइड हुई हैं। अच्छा आप बताओ, आप तीनों डिसाइड करके बताओ कि हमें कहाँ जाना चाहिए। इस तरह आप अपने बच्चों के दरमियान एक बहन-भाई वाला रिलेशनशिप भी बिल्ड अप कर सकते हैं। और मोहब्बत का बॉन्ड, लव रिलेशनशिप का बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं और बच्चे के अंदर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगा। बच्चा अपनी वैल्यू को पहचानेगा, चीज़ों को ओन करके चलेगा। उसको जो है ना वो स्पून फीडिंग की आदत नहीं होगी कि मैंने ये कहा तो हो गया, नहीं कहा तो नहीं हुआ। बल्कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल बन के सोचेगा कि ये काम ये मैं इस घर का फर्द हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर मम्मा ने मुझे ये काम नहीं भी कहा है तो भी ये काम फैला हुआ है, मैं ये कर लूँ। ये बात याद रखिएगा। हमारे बच्चे पढ़-पढ़ के पागल हो जाते हैं, लेकिन ना उनके अंदर सेंस ऑफ एम्पैथी होता है। अम्मा-अब्बा की तबीयत ख़राब है तो पूछते नहीं हैं। मम्मा की तबीयत ख़राब है, फिर भी मम्मा खाना दे दें। उनको एहसास नहीं होता, उनको अपनी भूख से मतलब होता है। ये ज़रूरी है कि इस बात को समझने की कोशिश की जाए कि पढ़ाई चलती रहेगी। आपने उसको हेडेक नहीं बनाना। हम पेरेंट्स अपने बच्चों की दीन और दुनिया की फ़िक्र में अपने आप को हलाकत में डाल लेते हैं। स्पेशली ये करियर ओरिएंटेड बनाने के चक्कर में ऐसा मत करें। इस बात को टारगेट मत बनाएँ कि बच्चा जो है 16 साल की उम्र में ही उसको ए लेवल्स करना है। कोई बात नहीं अगर 20 साल की उम्र में ओ लेवल्स कर लेगा, ए लेवल्स कर लेगा, व्हाट्स अ बिग डील? हाँ, लेकिन आप जब बच्चे को इस तरह से रेज़ करेंगे, ऑटोमैटिकली आपका बच्चा चीज़ों को खुद फ़िगर आउट करेगा, खुद इतना क्यूरियोसिटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग से सोचेगा चीज़ों को। तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उसको आपने उसकी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम नहीं भी किया, तो भी ये सारे स्किल्स जो आपने उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश की है, उनकी वजह से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से 14-15 साल के बाद बच्चा खुद सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैं अर्न करना भी शुरू करूँ। मगर उसका पर्पस पैसा कमाना नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। उसका पर्पस होगा कि मैं जो भी स्किल्स सीखूँ, उससे मैं अल्लाह के बंदों की खिदमत करूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें एक-दूसरे के काम आने के लिए भेजा है। अगर मेरी ज़ात से किसी दूसरे इंसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, इसका मतलब कि मैं उस कोशिश में नाकाम हूँ। अभी तक मैंने वो ज़िम्मेदारी पहचानी नहीं है, जिस ज़िम्मेदारी के ऊपर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है दुनिया में। आप देखिए ना कि अगर मुझे किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, आधे रास्ते पे पहुँच के मुझे याद ही नहीं है कि मेरा काम क्या था, मेरी ज़िम्मेदारी क्या थी। तो मैं क्या मंज़िल पर पहुँच सकती हूँ? नहीं पहुँच सकती। मैं बीच में ही लटकती रहूँगी। मैं रास्ता भूल जाऊँगी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या थी। हमने भी अपनी ज़िम्मेदारी हम भूल चुके हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि हमारी आखिरी आरामगाह कब्र है। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच भी जाएँगे, तो भूले-भटके पहुँचेंगे, नाकाम और नामुराद होके पहुँचेंगे, गॉड फ़ॉरबिड। इसलिए बेहतर ये है कि अपना पर्पस, अपनी ज़िम्मेदारी पहचानने की कोशिश की जाए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट नौशीन। जी नौशीन, आपका कोई और क्वेश्चन? आई होप आपको डायरेक्शन नज़र आ गई है। आपने अभी अपने बच्चे पे खुद काम करना है। आपको अगर लगता है देखें अभी आपका बच्चा आप अपने बच्चे को एनसाइक्लोपीडियाज़ अपने सबसे पहली चीज़ तो अपने बच्चों के अंदर ये डेवलप करें, अगर चाहते हैं कि वो रीडर्स बने, हर महीने 1 दिन रखें कि आपके घर के सारे लोगों को पता हो कि आज बच्चे जो है ना वो अपनी मम्मा और बाबा के साथ बुक्स खरीदने जाएँगे। वो बुक्स का दिन होगा, बच्चे अपनी पॉकेट मनीज़ जमा करें कि हमने अपनी फ़ेवरेट बुक्स लेनी है। बच्चे को 1 या 2 बुक्स हर महीने दिलाने की आदत डालें।
जाए और खुद से सर्च करे, उसके साथ मिलके सर्च करें। बच्चों को एनसाइक्लोपीडियाज़ दिलाएँ, जिनके अंदर बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स के बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए होते हैं, हिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है। इस तरह के एनसाइक्लोपीडियाज़ आप 12 साल, 13 साल की उम्र तक अपने बच्चे को लेकर दें। डिफरेंट डिफरेंट उन पे टॉपिक्स पे। तो आप देखेंगी कि उन एनसाइक्लोपीडियाज़ से आप अपने बच्चे के साथ जो है वो रेगुलर बेसिस पे उन एनसाइक्लोपीडियाज़ को सर्च करें, डेली बेसिस पे कोई ना कोई टॉपिक पढ़ें और उसमें फिर उस बच्चे को कहीं वो फँस रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, जाकर बच्चे के साथ गूगल के ऊपर आर्टिकल्स रिसर्च करें, यूट्यूब के ऊपर चैनल्स रिसर्च करें, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करें, बच्चे के साथ मिलके नोट्स मेकिंग करें। डेली बेसिस पे अगर आप इंग्लिश और उर्दू की बच्चे की राइटिंग ठीक करवाना चाहती हैं, देखिए अगर आपका बच्चे की राइटिंग ठीक अच्छी नहीं है, बच्चे को उर्दू लिखनी नहीं आती, आप उस सर दर्द को मत पालें। आपके बच्चे को इतना आना चाहिए कि वो अगर टाइप भी कर रहा है तो ठीक है, हम अपने आप को हलाकत में डाल लेते हैं। ये डिजिटल दौर है, ये ज़हन में रखें। लेकिन कोशिश आप अपनी जारी रखें। अपनी रातों की नींद हराम ना करें, लेकिन कोशिश जारी रखें। डेली प्रैक्टिस रख लें। आधा घंटा इंग्लिश और उर्दू के लिए ये मैं आपको टिप बता देती हूँ कि डेली बेसिस पे आप आधा घंटा ऐसा रखें, जिसमें आपके बच्चे को भी पता हो कि ये वाला आधा घंटा मैंने अपनी मामा के साथ बैठना है। 15 मिनट्स का इंग्लिश का डिक्टेशन लें और 15 मिनट्स का उर्दू का डिक्टेशन लें। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो अभी बच्चा छोटा है, 10 साल का है, आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा जो है वो इस पे एक्सपर्ट हो जाएगा। तो अभी आप उसको कोई ना कोई इंग्लिश और उर्दू का पैराग्राफ दें कि ये आप पढ़ लो, मैंने आपका डिक्टेशन लेना है, ठीक है? कुछ तकरीबन 2-4 महीने के बाद प्रैक्टिस के बाद आप उसको कहें अब मैं आपका सरप्राइज़ टेस्ट लिया करूँगी, मैं कुछ भी आपको बोलूँगी आपने लिखना है। इस तरह क्या होता है बच्चे की स्पेलिंग्स मिस्टेक्स में भी जो है कमी आती है। आप उसकी मिस्टेक्स को चेक करें, बहुत प्यार से उसको बताएँ और स्माइल करते हुए फन लविंग वे में उसका काम चेक करते हुए, ओहो! ये देखो तुमने कैसा बना दिया है। ये देखो आप ता को टा लिख दिया है, दाल को उल्टा लिख दिया है, मिरर इमेज आ रहा है और इस तरीके से बच्चे को रियलाइज़ करवाएँ करेक्शन करके, कि बच्चा खुश हो, उसको मज़ा आए आपके साथ बैठकर पढ़ने में, उसका दिल करे कि हाँ, मम्मा ये वाला टाइम जो है वरना क्या होगा डाँट-डपट करके बच्चे को वो टाइम भारी लगेगा और वो जा भागने की कोशिश करेगा उस टाइम से। बस आपने और कुछ नहीं करना। अभी आपका बच्चा 10 साल का है। आपने इंग्लिश, उर्दू में उसकी इम्प्रूवमेंट चाहती हैं, आप ये टिप करें। रीडिंग डेली बेसिस पे करें उसके साथ। जो भी बुक रीड करें, उससे कहें कि एक पैराग्राफ मुझे सुनाओ। उसको जो जहाँ-जहाँ गलतियाँ कर रहा है, उससे सुने। उर्दू की रीडिंग उससे करवाएँ और डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे रखें, उर्दू और इंग्लिश राइटिंग एंड रीडिंग। बाकी आप मैथमेटिक्स के लिए देखें कि मैथमेटिक्स में उसकी वो अगर वीक है, आप करवा सकती हैं खुद करवा लें। नहीं तो आप ऑनलाइन क्लासेस लोग दे रहे हैं, बहुत सी अकेडमीज़ हैं। साहिल अदीम की अकेडमी है सोर्स कोड में मैथमेटिक्स वो बहुत अच्छा करवा रहे हैं। 4 इयर्स का उनका पूरा पीएचडी लेवल तक का मैथमेटिक्स है। आप उसमें एनरोल करवा दें बच्चे को। 8 इयर्स ऑनवर्ड्स वो लोग एडमिशन लेते हैं। आप वहाँ करवा दें। ओनली मैथमेटिक्स और अरेबिक। अरेबिक का मुझे नहीं पता सोर्स कोड का, वो आपकी मर्ज़ी है। अरेबिक बहुत सारे लोग जो हैं वो करवा रहे हैं। अरेबिक मैं भी टीच करती हूँ और बहुत सारे दूसरे लोग भी करवा रहे हैं। आप मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी अरेबिक आप खुद लर्न करें, खुद सीखें और उसके बाद आप घर में अपने बच्चे को खुद अरेबिक सिखाएँ। बस इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा आपने अपने बच्चे के साथ बात करनी है, कम्युनिकेट करनी है, उसको क्वालिटी टाइम देना है, क्रिटिकल थिंकिंग और इमेजिनेटिव स्किल्स के ऊपर काम करना है, इंडोर एक्टिविटीज़ करनी है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, बच्चे को पार्क लेकर जाएँ, सोशलाइज़ करवाएँ बच्चों के साथ। इसके अलावा अगर घर पे बहन-भाई हैं, उनकी आपस में गैदरिंग्स करवाएँ, उनके कॉम्पिटिशन्स छोटे-छोटे करवाएँ, लेकिन उसमें आपने कंपैरिज़न नहीं करना बच्चों का। कंपैरिज़न में बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं, एक-दूसरे के सिबलिंग राइवलरी आ जाती है। उसके बजाय आप सबको एप्रिशिएट करें कि कोई बात नहीं हार और जीत तो खेल का हिस्सा है। आज ये हारे हैं तो कल जीत जाएँगे। हमने बच्चों के लिए हर चीज़ को पॉज़िटिव और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करनी है दैट्स इट। आई होप यू गॉट इट। दूसरा निदा का क्वेश्चन था फिर मैं शकीला और आयशा का भी क्वेश्चन ले लेती हूँ। नौशीन आपको अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। गेम के बारे में निदा ने पूछा था कि गेम्स की एडिक्शन वो इसलिए है कि आपने बच्चे को गैजेट क्यों दिया हुआ है? या आपकी वीकनेस है? निदा, आप बच्चे को गैजेट क्यों दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि मैंने गैजेट मम्मा की प्रेजेंस में बैठकर देखना है। उस गैजेट पे मैं क्या देखता हूँ, बस गेम तो अभी इस दौर इस वक़्त गेम की लत तो उसको उससे तो बच्चे को दूर ही रखें और 6 साल और 10 साल के बच्चे तो गेम बहुत डेंजरस है उनके लिए। ये बात याद रखिएगा। हम समझते हैं कि चलो वन्स इन अ वीक बच्चे खेल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं ये वो।
लेकिन एक वंस इन अ वीक खेल के भी बच्चे आहिस्ता आहिस्ता एडिक्ट हो जाते हैं। इसलिए गेमिंग तो बिल्कुल ख़त्म कर दें बच्चे की। चीखेगा चिल्लाएगा कोई बात नहीं, आप काम डाउन रहें, ये नेचुरल है, फितरी है, करने दें। उससे कम्युनिकेट करें प्यार मोहब्बत के साथ, पेशेंस के साथ। डांट डपट इज नॉट द सोल्यूशन, ये मैं आपको बता रही हूँ निदा। डांट डपट कंप्लीटली इसको खत्म कर दें, कंप्लीटली। पोलाइटली बात करें अपने बच्चों से, कम्युनिकेट विस्परिंग में करें। जितना हल्का बोलेंगी उतना आपका बच्चा अटेंटिव होकर सुनेगा, ये बात मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। और जितना तेज बोलेंगी उतना बच्चे को कुछ नहीं समझ आना, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है जब बच्चे के ऊपर कोई शाउट करता है या बच्चे को बहुत जोर जोर से बोला जाता है। तो गेमिंग इज नॉट द ऑप्शन। स्क्रीन टाइम रखें बच्चे का, उसको पता हो कि मैंने अपनी सारी चीज़ें कर ली हैं, मिसबिहेवियर मैंने किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया। अपनी चेकलिस्ट बनाए, रूटीन बच्चे की बनी हुई होगी, चेकलिस्ट होगी, बच्चे को पता होगा मैंने इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। तो वो कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। बिफोर हैंड चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें तो आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगी। स्क्रीन टाइम को प्रोडक्टिव इस तरह बनाया जा सकता है कि आपके बच्चे के साथ का जो आधे घंटे का स्क्रीन टाइम है, हम कहते हैं कि चलो इसको गैजेट दे दो, आधे घंटे में अपना काम समेट लूँ, नहीं, ऐसा मत करें। आधे घंटे का जो स्क्रीन टाइम बच्चे को आप दे रही हैं, उस टाइम पे आप बच्चे के साथ बैठें, वो चीज़ देखें जो वो दिखा रही हैं, आप उसको देखने के बाद उसके साथ कम्युनिकेट करें, डिस्कस करें। आपका बच्चा, आप यकीन माने कि इस तरह के स्क्रीन टाइम के बाद आपका बच्चा बैठना ही नहीं चाहेगा कि अकेले मम्मा मुझे गैजेट दें। उसका हमेशा दिल करेगा कि मम्मा मेरे साथ स्क्रीन टाइम बैठ के करें, ताकि हम कम्युनिकेट करें आपस में और डिस्कशन करें। आपको आपके घर के काम है, अपने बच्चे को कामों में अपने साथ लगाएं। हम कहते हैं अपने बच्चे को हम कहीं प्रोडक्टिवली एंगेज कर दें और हम अपना काम जल्दी जल्दी समेट लें। क्यों? अकेले नहीं, आप अपने बच्चों को अपने साथ लगाएं। घर समेटना है साथ लगाएं, किचन का काम है आ जाओ बच्चों चलो मिलके हम ये करते हैं, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चों को प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल आपने देना है। बच्चों के साथ वीकेंड पे बेकिंग कर सकते हैं आप। बच्चों के टारगेट सेट करें कि इस महीने आपने जो है ना ये रोटी बेलना सीखनी है या पराठा बनाना सीखना है। अगले महीने आपने अपने छोटे छोटे से कपड़े धोना सीखना है। छोटे छोटे से टारगेट्स बनाएं। और जिनके 3-4 बच्चे हैं उनका तो इतना ज़बरदस्त उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों के दरमियान एक कंपटीशन हो जाता है कि नहीं, मैंने पहले सीखना है, मैंने जल्दी सीखना है ये काम, और ये इस तरीके से बच्चे बड़ा प्रोडक्टिव रहते हैं घर के अंदर। या होम चोर्स का एक व्हील बना के वॉल पे हैंग कर दें और डेली बच्चों को कहें कि ये व्हील घुमाओ, और जिसके नाम पर मॉपिंग आ रही है वो मॉप करेगा, जिसके नाम पर डिश वॉशिंग आ रही है वो डिश वॉशिंग करेगा। तो बच्चों को बड़ा मजा आएगा वो व्हील घुमाने में। वो डेली सुबह उठ के कहेंगे मम्मा चलें चेक करते हैं किसका कौन क्या आज काम करेगा। तो वो व्हील घुमाएंगे, उनको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा काम किसने करना है। ओके, शकीला एंड आयशा, आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करें, देन वी विल रैप अप। जी प्लीज, आप लोग का कोई क्वेश्चन है? आप लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं। शकीला एंड आयशा, आपके हैंड रेज हैं, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर हम इसको एंड अप करते हैं सेशन को। नौशीन, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं आई होप? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मेरी आवाज़ आ रही है किसी को, या एम आई ऑडिबल और नॉट? कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई मुझे बताएगा मेरी आवाज़ आ रही है? चलें ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को।
जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे और हम सबको नेकी की हिदायत दे कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छे रहनुमा साबित हो सकें।